अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना का इस साल ख़त्म होने के इम्कान कम है। कोरोना एक रियलिटी है और उसके साथ अब ज़िंदगी मामूल के मुताबिक लेकर आनी है। इस सिलसिले में उन्होंने सूबों को भी कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए और बाकी भी जो इंडस्ट्री है बतदरीज वापसी की तरफ आए। इमरान खान का कहना था कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता। 2.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो डेली वेजर्स हैं, जो रोज़ दिहाड़ीदार हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं। लॉकडाउन से 15 करोड़ लोग मुतासर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। साथ साथ असद उमर भी मौजूद थे। उनका भी कहना था कि कोरोना के साथ अब जिंदगी गुजारनी है। पाकिस्तान ने काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स किया है। जो फिगर्स आ रहे थे, जो पाकिस्तान में खदशा था कि जो कोरोना की तबाही होगी, उससे बहुत कम हुआ है। 14 मई के फिगर्स हैं, उसमें है कि 50% यानी 50% कम उसका इम्पैक्ट आया है कोरोना के केसेस में भी और अमवात में भी। जिस तरह बात की जा रही थी कि 14 मई यानी मिड मई तक कोरोना की जो केसेस की तादाद थे 50,000 से तजावज़ कर सकती थी, लेकिन वो उससे इंतहाई कम है। इसी तरह अमवात 1500 ज़्यादा मुतवक्के थी, जो कि 750 के करीब अब तक इनका जो फोरकास्ट है कि वो होंगी। इस तरह इनका कहना था कि जो कोरोना की तबाकारियाँ हैं वो जारी रहेंगी। मई में, जून में हो सकता है इसमें इजाफा भी हो, लेकिन ज़िंदगी रुक नहीं सकती। ज़िंदगी ने भी साथ साथ चलना है। ये चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को फेस करने हैं। इमरान खान का कहना था कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक ये मामला मज़ीद गंभीर और ख़तरनाक रहेगा। वैक्सीन के हवाले से एक अच्छी खबर कि अमेरिकन कंपनी जो दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर, उसको पाकिस्तान में बनाने की इजाज़त मिल गई है। ये दवाई इबोला के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी और जो कोरोना के लिए भी जिसके मुस्बत नताइज आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में दवाई बनती है, 127 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान इस दवाई को भेजेगा, तो पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी खबर और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसके लिए भी एक कामयाबी है। साथ ही साथ आज इंटरेस्ट रेट 8% कर दिए गए। पहले 9 परसेंटेज पॉइंट से अब 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके इंटरेस्ट रेट 8% पे अब आ गए हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारी जो बाकी कारोबारी तबका है उनकी ख्वाहिश थी कि इंटरेस्ट रेट में कमी हो। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 13.25% पे थे, अब वहाँ से कम होकर अब ये 8% पे आ गए हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो डिमांड कर रहे हैं इसको 4 से 5% पे लेकर आया जाए। साथ ही साथ जहाँ पे कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, अपोजिशन की तरफ से भी मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं और सियासी महाज भी गर्म है। 18वीं तरमीम की बाज़गश, उस पर तब्दीली की और अपोजिशन की तरफ से गवर्नमेंट पर तनकीद भी जारी है। ये है वो मौज़ूआत जो आज के इनसाइट का हिस्सा है। हमें ज्वाइन करेंगे असलम इकबाल जो सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, उनसे गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे अता तारर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI के सदर अंजुम निसार भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे मियाँ असलम इकबाल से। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, सुबह आपकी भी बात हमने सुनी थी, वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है कि कोरोना ने रहना है। असद उमर भी यही कह रहे हैं, हमें इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। पंजाब हुकूमत ने बड़े अहम फैसले किए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे कोरोना के फैलने का सबसे ज़्यादा खदशा है, और शॉपिंग मॉल्स, उनको भी खोलने का फैसला कर लिया गया है। तो इसमें SOPs को यकीनी बनाना और ये ना फैले, सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो, उसके लिए क्या एहतियात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका फवाद। रिक्वेस्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऑब्वियसली तमाम मामलात को इस अंदाज में देखना है कि जो इकोनॉमी है उसका पहिया भी चलाना है और उसके साथ साथ ये जो वबा है इससे भी हमने निपटना है। अब जहाँ तक ये मुख्तलिफ, आपने अभी शॉपिंग मॉल की बात की, अगर आप मेरी ज़ाती राय लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि शॉपिंग मॉल के अंदर तो SOPs बड़े अच्छे अंदाज में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और जिस तरह उन्होंने गारंटी की है और जिस तरह मैंने कल कुछ बड़े बाजार, लिबर्टी मार्केट वगैरह फिरी और उसके अंदर विजिट किया, तो उन्होंने SOPs जो थे वो 90-95% SOPs पर अमल किया जा रहा था। जबकि अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो जो छोटे बाजार हैं वहाँ पर रश ज्यादा है, जहाँ पर लोग मिडिल क्लास और लोअर क्लास आ रही है, तो वहाँ पर एक फैमिली के साथ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, एवरीबॉडी इज कमिंग इन मार्केट फॉर शॉपिंग। तो वो कल जो हमने, आपको पता होगा कि लाहौर के अंदर तकरीबन कोई 1500 से ज्यादा, 1512 के करीब हमने दुकानों को बंद भी किया और बाजारों को भी कुछ बंद किया कि उन्होंने कंप्लायंस नहीं दे रहे थे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि छोटे बाजारों की निस्बत बड़े बाजारों के अंदर जो शॉपिंग मॉल है वहाँ पर SOPs का जो है वो अच्छे अंदाज में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
अब छोटे बाजारों में करने का जो तरीका है वो हमने 4-5 चीजें रखी हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 बात ये है कि बाजारों में अंडर एज बच्चे नहीं आएंगे। नंबर 2 बात ये है कि जहाँ पर एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के ऊपर अंदर बच्चों को मना किया जाएगा, डिस्करेज किया जाएगा, उनके पेरेंट्स को नहीं आने दिया जाएगा। ये इंतजामिया, फोर्स और मुतलका यूनियन, बाजार की जो यूनियन के अहदेदारान मिलकर ये फैसला करेगी। फिर वहीं पर उनको मास्क ऑफर किया जाएगा जिन्होंने ना लिया हो, जो कि बाजार सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो दुकान पे बैठे हुए लोग डील कर रहे हैं, उनका मास्क पहनना जरूरी है। अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान के अंदर विदाउट मास्क आता है तो उसका मास्क का पहनना जरूरी ऑफर करेंगे, ताकि एक अच्छे तरीके के साथ वहां पर वो अपने जो भी उन्होंने चीज खरीदनी है वो खरीद लें। फिर इसके साथ साथ ये है कि बाजारों के अंदर बेतहाशा इंक्रोचमेंट है, जो कि वार्निंग दी गई है कि अपनी अपनी इंक्रोचमेंट खत्म कर लें, अपने को ही खत्म कर लें। यूनियन के अहदेदारान से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ये तमाम मामला को देखें। अगर वो इस मामले को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हुए तो फिर हम एंटी इंक्रोचमेंट जो एक हमारी ड्राइव है उसको हम चलाएंगे मंडे से, और वो तमाम सामान को जो लगा होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए कि बाजारों के अंदर 75% तो आपने इंक्रोचमेंट की, 25% कस्टमर के घूमने की जगह रह जाती है, उस पे फिर रश हो जाता है, जगह कम हो जाती है। अब ईद की आमद है मियां साहब, ईद पे तो वैसे ही बहुत रश होता है। ट्रेडिशनली आप देखें डबल ट्रिपल हो जाता है, लोग जाते हैं, वो भी एक है। पहले भी जो लॉकडाउन था वो इतना मौसर नहीं था पंजाब में। ठीक है, आप लोगों ने बंद की हुई थी चीजें, शॉपिंग मॉल, दुकानें बंद थे, सब कुछ था, लेकिन लोग फिर भी बेहतियाती कर रहे थे। जब से खोला है तो एकदम जो तूफान बदतमीजी आ गया था कि सारे लोग सड़कों पे आ गए थे, उसको भी कंट्रोल किया अब आप लोग कर रहे हैं। तो ये एक और चैलेंज आपके लिए ईद आ रही है, तो उसके लिए कैसे आप लोग की डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी? मैं अभी, क्योंकि आपके सवाल का पहला पार्ट मुकम्मल नहीं हुआ था, मुझे इजाजत दीजिए मैं 1 मिनट में वो बात कर लूं। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बाजार सुबह 9 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक खुल रहे हैं, हम तमाम के तमाम बाजारों में जाते हैं बजे के बाद। ना कोई 9 बजे आता है, ना 10 बजे आता है, ना 11 बजे आते हैं। हम रिलैक्स होते हैं। हम बेसिकली जब एग्जामिनेशन होता था तो हम आखिरी रात बैठ के पढ़ा करते थे, आखिरी रातों में, और उससे तैयारी नहीं करते। मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये है कि तमाम जो हमारी बहनें, माएँ और बुजुर्ग अगर कोई मार्केट के अंदर सामान लेने के लिए आना चाहता है तो वो कम से कम कोई 9 बजे, कोई 10 बजे इस टाइम को इस तरह यूटिलाइज करें। अदरवाइज ये टाइम मजीद कम होता जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। तो कुछ मार्केटों को हमने रेड सर्कल किया है जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ, जो आपने बात की। आज बिल्कुल ट्रांसपोर्ट की यूनियन के तमाम ट्रांसपोर्टर जितने भी थे वो आज हमारे पास तशरीफ लाए थे। हम बैठ के हमने कुछ SOPs की बात की, और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है उनके साथ डिस्कस की कि प्राइस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उनकी प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो काफी नीचे आया, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है गरीब आदमी की जिंदगी में भी आना चाहिए, उससे आसानी पैदा हो। हमने उनके साथ बात की है कि हम ट्रांसपोर्ट को हतमी सिफारिशात जो हैं आज हम वजीर आला साहब को सबमिट कर देंगे, दोनों मिनिस्टर राजा बशारत साहब और मैं भी, और हमारी सिफारिश चली जाएंगी। लेकिन उसके साथ उन सिफारिशात में एक जो अगला होगा वो पैकेज वो ये होगा कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में कितनी कमी की गई, वो जितने % पेट्रोलियम मसनूआत में प्राइस नीचे आई है उतना ही वो किरायों में करेंगे, ताकि आम आदमी की जिंदगी में भी उसका इफेक्ट आए। इसी तरह गुड्स वाले जो हैं ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी मुतलका तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान को जो है वो डायरेक्शन दी है कि वो इसकी कीमत को कम करने के लिए ये मामला करें। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टर है उनकी कीमत को भी हम, ताकि किरायों में भी कमी आए और लोगों की जिंदगियों में जो अच्छा मेघवाल साहब, एक तो ट्रांसपोर्ट आप लोगों के अपने पास भी है, मेट्रो जो है वो तो सूबाई हुकूमत के पास है, तो मेट्रो के किरायों में भी कमी होगी? देखिए, गुजरात में मेट्रो तो ऑलरेडी सब्सिडी है और तकरीबन कोई 12 अरब से ज्यादा की सब्सिडी जो है वो तमाम मेट्रो के ऊपर दी जा रही है। वो तो ऑलरेडी सब्सिडाइज है उस मामले को।
और क्योंकि ये जैसे ट्रेन है, अगर हम उसकी वैसे टिकट निकाले, अभी तो वो अभी नहीं स्टार्ट हुई, तो वो टिकट तकरीबन कोई 250-300 रुपए की पड़ती है, लेकिन उसकी जो प्राइस शायद रखी जा रही है, जो अभी डिस्कशन पे है, वो 50 रुपए है। तो जमीन आसमान का फर्क है उसके किराए में। तो अभी तो वो खैर अभी ऑपरेशनल नहीं हुई, लेकिन एज पर एज दूसरी जो हमारी मेट्रो हैं, उन मेट्रो को काफी सब्सिडाइज ऑलरेडी हम, क्योंकि पिछले दिनों जब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, लेकिन हमने इनके किराए नहीं बढ़ाए थे। तो अभी बहरहाल उन्हीं किराए के ऊपर लेकिन मंडे से मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएंगी। जी, इसको अभी तय करना बाकी है, इस बात को तय करना बाकी है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है, सॉरी इंटरसिटी जो है, उसको करने के लिए जो है वो सिफारिशात पे जो हतमी फैसला है वो वजीर आला पंजाब साहब का हो। चले बेहतर। अच्छा, आपके पास वजारत है इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ अब बड़ा जो कोविड की जो क्राइसिस की सूरत हाल थी, बड़े इम्पैक्ट हुआ है। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए पंजाब की सतह पे, पंजाब के लेवल पे कोई प्रपोजल, आपने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी की, इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकातें भी आपकी होती रही, उनके लिए क्या हिकमत अमली मुरतब की आपने? देखिए, इंडस्ट्री के हवाले से तो जो हमारे टैक्सेस थे, तकरीबन हुकूमत पंजाब ने 18 अरब रुपए के कोविड-19 के हवाले से उनको रिलीफ दिया है। कि जो टैक्स ऑन सर्विसेज था, हमारी कुछ और टैक्स थे, फिर ये है कि हमने ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो खोला है, इस हवाले से जो टैक्स की रेशो 6% इसको 2% पे लेकर आए, ये बहुत बड़ा स्टेप है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा ये भी रिलीफ दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से भी हमने काफी जो मेजर चंक है उस सब्सिडी के अंदर वो भी किया गया है। तो इंडस्ट्री के हवाले से तो हमारी कोशिश है कि हमारी इंडस्ट्री एज अर्ली एज पॉसिबल विद सर्टेन प्रोटोकॉल्स और SOPs हम इनको खोल दे कि लोग जो हैं, जो डेली वेजर हैं और अदरवाइज फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, वो बेहतर अंदाज में काम कर सके। तो इस पे मेन फोकस है वज़ीर आला पंजाब का। उन्होंने इस बारे में कई मीटिंग्स भी चेयर की हैं कि इंडस्ट्री को जल्द अज जल्द खोला जाए, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बाकी इंडस्ट्री जो थोड़ी रह गई है उसको भी हम खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन वो चीज होगी वो हमारी NCOC की जो मीटिंग होती है उसके अंदर रखा जाता है। आज भी जो हमने बड़े शॉपिंग मॉल है खोलने के लिए, वो NCOC के अंदर मीटिंग के अंदर पंजाब की तरफ से मैंने और बाकी सूबों के जो मुतलका मिनिस्टर इंडस्ट्रीज हैं और बाकी 2 इकाइयों के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात की है। उस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने इसको टेकअप किया और बड़े शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दी। इसी तरह जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको खोलने के लिए भी आज हतमी सिफारिशात जो है तय कर ली गई हैं। इसमें साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ी के जो कारखाने हैं बनाने के तमाम को हम मंडे से खोलने जा रहे हैं। अच्छा मियां साहब, आप आए हैं तो सियासी आप आदमी हैं, कोई सियासत की बात भी हो जाए। ये मुस्लिम लीग काफ का क्या मामला हुआ? अचानक वो आया, उनकी तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि अब आपके इत्तेहादी हैं, पंजाब गवर्नमेंट में भी जो आपकी गवर्नमेंट है उसमें भी वो आपके पार्टनर हैं, स्पीकर उनकी जमात के हैं, आपके साथ उनके वजीर भी हैं। तो वहाँ पे क्या ये मामला क्या हल हो जाएंगे? ये चाय की प्याली में उबाल है कि वाकई कोई गड़बड़ है? मेरे ख्याल में पिछले दिनों ये कोई थोड़ा सा डेडलॉक आया था, लेकिन वो ऐसा डेडलॉक नहीं है जिसको जो हल तलब ना हो। छोटे मोटे मामला आपस में आते रहते हैं और उसको अच्छे अंदाज में उन तमाम चीजों को हल किया जाता रहा है और मजीद करेंगे। पिछले दिनों फेडरल मिनिस्टर जो तारिक रशीद चीमा साहब हैं, वो भी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिले हैं। उन्होंने भी अपने जो कहते हैं वहाँ पे शो किए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल उनको यकीन दिलाया है कि उनके जो मसाइल हैं तो बिल्कुल इंशाल्लाह हल होंगे। वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमने मिलकर हुकूमत बनाई है और इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में सबको साथ लेकर चलेंगे ताकि आम आदमी की जिंदगियों में बेहतरी आ सके। अच्छा, अभी तो कोविड की सूरत हाल आ गई, सूरत हाल सारी डिफरेंट हो गई है। इससे पहले भी तकरीबन अब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 2 साल होने वाले हैं। आप मुतमईन एज ए सियासतदान की जो 2 साल की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है कि जो हमने डिलीवर करना था, जो सारी चीज़ें थी वो आप लोगों ने कर ली है या उसमें कोई कमी है? कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है? देखिए, अभी तो बड़े मामला करने के हैं, स्काई इज द लिमिट के जिस तरह आप चीज़ों को मजीद बेहतर करते हैं वो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। अभी तो मैं समझता हूँ कि बड़े काम करने वाले हैं बड़ी चीजों में। लाजमी बात है, अब देखो कि
उस सिनेरियो में से गुजर रही थी, तो एकदम कोविड आ गया। कोविड की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सारी शट डाउन करनी पड़ी है। आपके बजट आउट हो गए हैं, आपके रेवेन्यू के टारगेट्स जो आपने रखे थे फेडरल लेवल से, जो डिविजिबल पूल के जरिए सूबों को भी मिलने थे, वो भी सारे आउट हो गए हैं। सूबों ने जो हमारे अपने हम रेवेन्यू के टारगेट थे उसमें से भी हमने बहुत बड़ा शेयर जो है वो छोड़ दिया ताकि उनको रिलीफ दिया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि मुश्किलात तो हैं, लेकिन इन मुश्किलात के अंदर रहते हुए ही हमने काम करना है और इंशाल्लाह बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है कि लॉकडाउन को उसमें सख्ती को नरम किया जाए और लोगों को रोजगार की तरफ वापस लाया जाए, इंडस्ट्री चलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मियां असलम इकबाल। हमारे साथ मौजूद थे सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। जो लॉकडाउन में जो नरमी है, जो आहिस्ता आहिस्ता कारोबार ज़िंदगी जो आ रहा है वापस, ट्रांसपोर्ट खुल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, उसके हवाले से उन्होंने आगाह की। उन्होंने कहा कि SOPs की पाबंदी इस पर भी करेंगे। मॉल्स के हवाले से उन्होंने कहा कि उधर तो 99% जो उन्होंने दौरे पे किए हैं हालिया दिनों में, तो वहाँ पर अमल भी हो रहा है। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आप जिक्र करेंगे कुछ अपोजिशन का भी। हुकूमत तो अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही है वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, कोविड के खिलाफ लड़ाई भी है, लेकिन मुल्क में सियासी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और अब बयानात, और जब से कौमी असम्बली और सेनेट आया है उसमें इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर और करप्शन के इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपोजिशन की बड़ी जमात है, उससे बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में जब नैब के केसेस की बातगश्त भी हो रही है, हुकूमती वज़रा आकर तरह तरह की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। उनके जो मेन लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ के बारे में, मुस्लिम लीग नवाज के अहम लीडरशिप के बारे में जब बातें हो रही हैं कि इनके खिलाफ रेफरेंसेस आ रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि ईद के बाद जेल में चले जाएंगे। शहजाद अकबर आकर करप्शन की नई दास्तान सुनाते हैं। इन सारे मामलात को मुस्लिम लीग नवाज कैसे देख रही है, उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या स्ट्रैटेजी है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अता तारर साहब। अता तारर साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, सीनियर रहनुमा भी हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अता साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर बीइंग विद यू। अच्छा साहब, टू बिगिन विद, पहले कोविड वगैरह की बात तो हम लोग करेंगे, लेकिन जो नैब के रेफरेंसेस आ रहे हैं, अब 7 अरब के मजीद रेफरेंसेस आ रहे हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ। मरियम औरंगजेब ने उस पर स्टेटमेंट भी दिया है। जो रायवंड की जो ज़मीन है जो ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बारे में भी आ रहे हैं। मंडे को चीज़ें आ रही हैं, तो ये तो लामुतनाही सिलसिला है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो आ रहा है। तो इस पर आपकी पार्टी और जमात क्या रिएक्शन दे रही है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और जिस हवाले से मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि जो हम नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से बात करते हैं, उस बात में हमारे आर्ग्यूमेंट में दिन ब दिन जो है वो वजन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि शरीफ खानदान वाहिद खानदान है जो ना सिर्फ अपने जो मौजूदा लोग सियासत में हैं वो अपना हिसाब किताब दे चुके हैं, बल्कि जो पिछली नस्लें फौत हो चुकी हैं, दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, उनका हिसाब भी जो है वो दिया जा चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि नैब के इदारे को ना मालम जब्बा की इंक्वायरी नजर आती है, ना मेट्रो नजर आता है। मेट्रो पेशावर आप देखें ना, हमने 3 मेट्रोज बनाए 70 किलोमीटर के, इन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर। 70 किलोमीटर के मेट्रो बने 3 90 अरब के अंदर, और अकेला पेशावर मेट्रो जो 25 किलोमीटर का है वो 115 अरब से तजावज कर गया है। तो पेशावर मेट्रो खुसरो बख्तियार साहब के असासों में 400 गुना का इजाफा। उसके बाद अब आगे चलिए तो हेलीकॉप्टर केस का फेट नहीं पता, आटा चीनी का स्कैंडल हुआ, उस पर कोई कॉल अप नोटिस जारी नहीं होता। शरीफ खानदान के एक केस में 500 जो है वो कॉल अप नोटिस जारी होते हैं। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब नैब किसी भी ऑपोजिशन के रहनुमा को अरेस्ट करता है तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के अंदर यह बात दर्ज है कि हम इस शख्स को इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि अगर ये गिरफ्तार ना हुआ तो हमारा खदशा है कि ये शवाहिद और सबूतों को मिटा देगा। अब जुल्फी बुखारी साहब कैबिनेट मेंबर हैं, वो उनके खिलाफ जब इंक्वायरी शुरू हुई, उनकी जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में प्रॉपर्टीज थी और ऑफशोर वेल्थ थी, उसको बकायदा बगैर उनको उनको ना बुलाया गया, ना कॉल अप नोटिस का जवाब उनसे मांगा गया। 3 कॉल अप नोटिस नैब ने इशू किए। उनके अपने प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बताया कि जी हम मुतमईन नहीं हैं, फिर भी उनकी इंक्वायरी बंद कर दी गई। अब वो कैबिनेट मेंबर हैं, खुसरो बख्तियार साहब कैबिनेट मेंबर हैं, जहांगीर तरीन साहब कैबिनेट के फैसले करते रहे हैं।
तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि क्या वो शख्स जो कैबिनेट में बैठता है वो उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है शवाहिद मिटाने की, या ऑपोजिशन के मेंबर्स के पास ज्यादा अथॉरिटी है? और शरीफ खानदान का जहां तक ताल्लुक है, और अभी शहबाज शरीफ साहब जिस तरह टारगेट बने हुए हैं, 22 करोड़ के गंदे नाले का केस बनाया गया, इसी तरह शहजाद अख्तर साहब ने कागज लहराए मीडिया के ऊपर, मीडिया ट्रायल किया, आशियाना हाउसिंग स्कैम का केस बनाया गया, इसी तरह कागज लहराए गए। बट जब कोर्ट्स में मामला जाते हैं और प्रोसिक्यूशन वहां पे ये कागजात पेश करती है तो उनमें शवाहिद और सबूत होते नहीं हैं। और दोनों केसेस का फेट ये हुआ कि आशियाना का केस और गंदे नाले का केस हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई, और कोर्ट ने कहा कि जी इवन दो ये बादी नजर में हम बात कर रहे हैं और टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स है, मगर इस केस में है कुछ नहीं। अच्छा तो अता सुप्रीम साहब, कोर्ट बड़ी तफसील से आपने सारी बातें की हैं। मेरा सवाल था, उसके जवाब में जवाबी इल्ज़ाम आए हैं, यानी उसका जवाब नहीं। आपने कहा कि शरीफ खानदान ने अपना पूरा हिसाब दिया, लेकिन पैनामा में हिसाब नहीं था जिसकी वजह से सजा हुई। तो ये तो देखें, ये तो कोई डिफेंस नहीं है कि आप दूसरे पर इल्ज़ाम लगा, दोनों गलत हैं। तो यानी इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम ही रैप अप है, कि पूरा सियासी जो आपका सिस्टम है वो है ही करप्ट, कि आप लोग भी गलत हैं, वो भी गलत हैं। ये तो जवाब ना हुआ ना कि उसका जवाब दें। अदालतों पे क्या ट्रस्ट नहीं करें हम लोग? जो नैब है क्या उस पर ट्रस्ट ना करें? ये तो बड़ी खतरनाक बात हो रही है। नहीं, मैं अर्ज करता हूं, देखिए बात यह है कि जो केसेस बनाए गए हैं शरीफ खानदान के खिलाफ, उसमें करप्शन, किकबैक, कमीशन कहां पे है? यानी मियां नवाज शरीफ साहब को जब नाहल किया गया तो वो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाहल किया गया, इकामे पे नाहल किया गया। कोर्ट में जब केस चलता है तो ये मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि जो उनके खिलाफ केसेस बनाए गए उसके अंदर किस सरकारी महकमे में गबन का इल्जाम लगा, कि उन्होंने क्या अपनी पोजीशन बतौर वजीर आजम या जिस भी सरकारी ओहदे पर वो रहे हैं, कौन से ठेके में उन्होंने कितना गबन किया है। यानी उस वक्त जज अरशद मलिक वाला बाद में स्कैंडल आया तो वो उनकी जजमेंट खुद मुतनाज़े हो गई, और दूसरे केस में उनका सेंटेंस सस्पेंडेड है, सजा मुअत्तल हो गई। तो देखिए अभी तक करप्शन, किकबैक या कमीशन का कहीं भी सवाल पूरी तरह ना उठाया गया है, ना वो एड्रेस हुआ है। तो हमारा तो सवाल यही है ना जी कि करप्शन कहां पे है, किकबैक कहां पे है, कमीशन कहां पे है। लेकिन अता साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब एसेट्स बियॉन्ड मींस होते हैं कि मेरी जो इस्तात है उससे ज्यादा मेरे पास असासे हों, तो सवाल तो उठेंगे ना। तो असल सवाल तो वही है कि ये कहां से आए। अब जो शहबाज शरीफ की जो मीडिया में खबरें आई कि जी मेरा गुजर बसर भैंसों पे होता है, इस तरह की जब बातें आती हैं तो बड़ा अजीब सा रिएक्शन आता है आम आवाम का भी कि क्या हो रहा क्या है। देखिए उसमें बात यह है कि नैब जब तफ्तीश करती है तो उसके बाद जो वहां पे बात हुई होती है उसको सियाको सबाक से हटके, और जो भी वहां अक्यूज पेश होता है उसको बाकायदा रिडिक्यूल करने के लिए वो चीजों को घड़ा जाता है। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी बिजनेस इनकम डिक्लेयर की है, और वो हर साल डिक्लेयर करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनका एक कैटल फार्म है। अब किसी को ये कह देना कि अगर किसी का कैटल फार्म है तो वो 4 भैंसों का दूध बेचता है, ये वो डिस्टॉर्शन है जो स्टोरी के अंदर आती है। यानी वहां पे कहा गया कि जी मेरा कैटल फार्म है, मेरा डिक्लेयर्ड कैटल फार्म है, उसको अब जब अवाम के अंदर गए और मीडिया के अंदर इसको पेश किया गया तो उसको उनको रिडिक्यूल करने के लिए कहा गया जी 4 भैंसों का दूध बेचते हैं, जी इनका कोई कैटल फार्म नहीं है। तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब का अगर आप फैमिली बैकग्राउंड देखें तो सियासत में आने से पहले इत्तफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इत्तफाक फाउंड्रीज, इत्तफाक स्टील पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप था। पाकिस्तान और इवन एग्रीकल्चर में अगर आप देख लें तो पाकिस्तान का पहला थ्रेशर, पहला हार्वेस्टर वो इन्होंने बनाया। और जब सियासत में आए तो मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में मशहूर है, वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी मर्सिडीज पे जाया करते थे, और वो 70s की दहाई की आप बात कर रहे हैं। और जिस तरह जोनाथन जहाज उनका खड़ा रहा, आपको पता है डैमेजेस पड़े, उनका कारोबार तबाह हुआ, नेशनलाइज हुआ, नए सिरे से शुरू किया। तो कहने का मकसद ये है कि उन एसेट्स के बारे में पूछा जाए ना जी जो 60s और 70s में थे, और उनका कंपैरिजन आज के एसेट से किया जाए। और अगर एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं तो
तो ये सियासत में आने से पहले जो एसेट्स थे उनके साथ मवासना क्यों नहीं किया जाता? जी, नंबर लेकिन टू, देखिए अता साहब, उसमें ये था ना कि सियासत में आने के बाद खुद ये कह चुके हैं कि हम जीरो हो गए, हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयां हुई, हम जीरो से दोबारा से स्क्रैच से आए। चलिए लंबी बहस है, लेकिन अब ये शहबाज शरीफ का जो फैसला था कि जो वापस मुल्क में आने का सियासी तौर पर कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि कोविड यहाँ पे था, आखिरी फ्लाइट लेकर आए और यहाँ पे जिस तरह उनकी एज भी है, फिर मर्ज भी है, कैंसर का भी वो पेशेंट है, वो रिकवर कर रहे हैं वहां से, तो ये क्या गलती नहीं करी, मिसकैलकुलेशन ही हो गई थी, उनको नहीं आना चाहिए था, उनके लिए बेहतर होता, या आपके ख्याल में सही फैसला था वापस आने का? देखिए मेरे हिसाब से तो वो एक कौम का दर्द रखते हैं और हर मौके पे बतौर वजीर आला मैं आपको एग्जांपल्स कोट कर सकता हूं कि वो पंजाब के वजीर आला थे, मगर अवारान में अर्थक्वेक आया बलोचिस्तान में, सीधा बलोचिस्तान पहुंचे, वहां रिलीफ एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। आज भी आप जाके रिकॉर्ड चेक करें, 132 मिलियन फंड दिए अवारान के स्टूडेंट्स को। वजीर आला पंजाब थे, सवात में हॉस्पिटल बनाया जहां पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस की वापसी हुई, किडनी हॉस्पिटल सवात आज भी एग्जिस्ट करता है। वजीर आला पंजाब थे तो एनएससी का जो शेयर था, पंजाब ने अपने हिस्से का शेयर दिया सिंध को और बलोचिस्तान को, और वो तकरीबन 16 अरब रुपया सालाना बनता है। और देखिए मियां शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बिजली के मंसूबे लगाए हैं, इस मुल्क में एक तरक्की की नई मिसालें कायम की हैं। तो ये हो नहीं सकता था कि बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनको पता होता कि जी इतनी बड़ी यहाँ पे वबा पाकिस्तान के अंदर है और वो वापस ना आते। उनका आने का इरादा पहले से ही था, मगर जिस दिन पता लगा कि फ्लाइटें बंद हो रही हैं, उन्होंने पहली फ्लाइट पकड़ी और वो वापस आए। और देखिए शुरू में जो तजावीज़ उनकी तरफ से दी गई, सबसे पहले उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस में कमी की डिमांड की, इंटरेस्ट रेट को लोअर करने की डिमांड की, उन्होंने डॉक्टर्स की सैलरीज डबल करने की डिमांड की, पीएमडीसी को फाल करने की डिमांड दी। तो जो तजावीज दी गई उन पे कुछ अमल किया गया, मुकम्मल तरीके से नहीं किया गया टू आवर सेटिस्फैक्शन, मगर देखिए उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। और उनके आने से आप देखें कि एक सियासत में जो हलचल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी जानती है कि अगर इस मुल्क में कोई डिलीवर करने की सलाहियत रखता है, मियां नवाज शरीफ की क़यादत है तो मियां शहबाज शरीफ हैं, डिलीवर करके दिखाया है, लोड शेडिंग का खात्मा किया इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क की ग्रोथ जो थी वो 5.8% पे थी, 6.4% पे प्रोजेक्टेड थी। और आप देखें कि अब तमाम तोपों का रुख जो है वो मियां शहबाज शरीफ की तरफ है। और वजह क्या है, आप देखें शेख रशीद साहब हैं, वो बात करते हैं शहबाज शरीफ की, फिर दौस आशिक अवान साहिबा बात किया करती थी शहबाज शरीफ की, फयाजुल हसन चौहान बात करेगा तो वो शहबाज शरीफ पे करेगा, शिबली फराज साहब बात करेंगे तो शहबाज शरीफ पे करेंगे। मुझे तो लगता है कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो हुकूमत को दरपेश है वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि उनको पता है कि हम फेल हो चुके हैं और उन शहबाज शरीफ साहब में डिलीवर करने की कैपेसिटी है, उनके क्रेडेंशियल अच्छे हैं, माजी में डिलीवर किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला था और उन्होंने बिल्कुल ये सोच समझ के फैसला किया और अपनी अवाम में वापस आए और आके खड़े हैं इंशाल्लाह। आइसोलेशन में जरूर गए हैं कुछ देर के लिए, और वो सिर्फ इसलिए है कि वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी कैंसर सर्जरी हुई है, पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है, वो मीडिया पे भी आ रहे हैं, टॉक शोज में भी आ रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं, हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं, सिर्फ पार्लियामेंट के इजलास में जाने से कासिर रहे और नैब में भी पेश हुए। तो वो सेहत का भी ख्याल कर रहे हैं और साथ साथ हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुरुस्त फैसला था और पार्टी में नई जान पड़ी है उनकी वापसी से। अच्छा तारक साहब, अब 18वीं तरमीम की बहुत बात हो रही है, उसमें अपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की तरफ से तो क्लियर कट आ गया है कि जी हमने 18वीं तरमीम में तरमीम करके 26वीं तरमीम लेकर आएंगे, जो इख्तियारात है जो सुबह तक गए हुए हैं उनमें कुछ रिविजन करनी है। अब मुस्लिम लीग नवाज इसको कैसे देख रही है? क्या आप लोगों का एक बिल्कुल इस पर स्टॉन्च है कि आप लोगों का है कि नहीं इसमें होना, या फिर यू आर विलिंग कि इसमें बातचीत हो सकती है? फिर गिव एंड टेक की बात हो रही है कि जो नैब कवानीन है उसमें भी गिव एंड टेक, यानी आप लोग भी कोई रायतें मांग रहे हैं। 18वीं तरमीम के तनाजुर में मुस्लिम लीग नवाज क्या सोच रही है, क्या स्ट्रैटेजी हिकमत अमली? देखिए सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, छोटे सूबों की महरूमियों के हवाले से हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है। 18वीं तरमीम एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अपनी अक्सरियत और बाकायदा मशावरत के बाद पार्लियामेंट से इसको कंसेंसस के साथ अप्रूव करवाया। इस वक्त जब हम इस वबा से निबरद आजमा हैं, इस डॉक्यूमेंट को छेड़ने की कोई मंतक समझ नहीं आती। और देखिए वफाक के जो भी मसाइल हैं सूबों के साथ और जिस तरह उनके वज़रा लब कुशाई भी इस पे करते हैं, मैं समझता हूँ कि वफाक जो है उसको अकाइयों को, सूबों को मजीद मजबूत करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए और सबको मुत्तहिद करना चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से तो हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज उस पर नहीं है। हाँ, अगर कुछ शिकों पे बात करनी है, कोई एनएससी पे बात होनी है,
तो उसका अप्रोप्रिएट फोरम पार्लियामेंट है, उसको पार्लियामेंट में लाया जाए, उस पर बातचीत की जाए। मगर हम सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं कि सूबों को मजीद इख्तियार देने चाहिए। एंड हैविंग सेड दैट, जब डेवोल्यूशन हुई तो सूबों को जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वफाक की तरफ से हैंड ओवर किए गए, कंकरेंट लिस्ट में चेंजेस लाए गए, उस पे स्टेट का एक्सपेंस आया है, उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं, उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं, सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं, लोग आदी हो चुके हैं सिस्टम्स के। हम तो इससे एक स्टेप आगे जाते हैं और हमारा तो मुतालबा यह है कि लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन किया जाए। देखिए, ये इवेंचुअली दुनिया जो मूव कर रही है वो डेवोल्यूशन की तरफ कर रही है, सूबाई खुद मुख्तारी की तरफ कर रही है, लोकल बॉडीज की एम्पावरमेंट की तरफ कर रही है, ग्रास रूट लेवल पे अथॉरिटी की मुंतकली के लिए जो है वो दुनिया काम कर रही है इस पे, तो हमें भी उसी तरफ जाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अता तारर साहब। हमारे साथ मौजूद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अता तारर ख्यालात का इज़हार किया। 18वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, डेवोल्यूशन मजीद होनी चाहिए, कुछ शिकों पे बात हो सकती है और पार्लियामेंट उसका फोरम है। बाकी जो मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है उनके बारे में जो इल्ज़ामात हैं उनके बारे में उनको कहा कि कोई नई चीज़ नहीं है और उसको रद्द वो करते हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी पूरी लीडरशिप की तरफ से आती रही। आज मरियम औरंगज़ेब ने भी इसके खिलाफ बयान दिया है, लेकिन साथ साथ हुकूमत की तरफ से भी जो टारगेट है वो शहबाज शरीफ को किया जा रहा है, मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से मुख्तलिफ बयानात भी आ रहे हैं। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर कुछ कारोबार की बात करेंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सरबराह जो प्रेसिडेंट हैं मियां अंजुम निसार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे आफ्टर अ क्विक ब्रेक। प्रोग्राम के हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे मईशत की। आलमी अदारा सेहत यानी WHO ने कहा है कि कोरोना के साथ अब रहकर हमने जिंदगी गुजारनी है। असद उमर ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया आज नेशनल असेंबली में कि कोरोना अब रियलिटी है, इसके साथ हमने करना होगा, जिंदगी गुजारनी होगी। यही ख्यालात वज़ीर आज़म इमरान खान के थे जब उन्होंने कहा था कि कोरोना के जो माशी जो इम्पैक्ट है, जो इसका जो असर आ सकता है, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी और हमें मईशत अपनी बंद करके हम नहीं रख सकते। इन तमाम मौज़ूआत पे फिर मॉनेटरी पॉलिसी भी है, इंटरेस्ट रेट की कमी भी अब है, उसमें भी देखना है। सारे इश्यूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अंजुम निसार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ये सब टू बिगिन विद, अब कोविड अब रियलिटी है, जिस तरह कहा गया है, रियलिटी सारी चेंज हो गई है, ग्राउंड रियलिटीज़ भी डिफरेंट हो गई है। तो पाकिस्तान और खासकर जो कारोबारी हल्का है, इसके लिए क्या सोच रहा है आप लोग इंटरनली, क्या और गवर्नमेंट के साथ आप लोगों की क्या एडवाइस, क्या बातचीत हुई है? देखिए, ऑलमोस्ट 50 दिनों के बाद ये जो लॉकडाउन सिचुएशन है ये खुली है, और ये जो पैंडेमिक था ये पूरी दुनिया में फैला और लेटर ऑन पाकिस्तान में भी आया। तो बहुत सारी तबाही हमने देखी है। यूरोप में स्टार्ट हुआ चाइना से, और बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारे नए मसाइल सामने आए। इंडस्ट्रियां बंद हुई, ट्रेड बंद हुई, एक्सपोर्ट्स सप्रेस हुई आपकी, और जिनको आपने एक्सपोर्ट करनी थी वो खुद एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। लॉकडाउन सिचुएशन ऑलमोस्ट यूरोप में और अमेरिका में हमने देखा। तो ये सारे बड़ी मुश्किल हालात थे, बड़े मुश्किल वक्त से हम लोग गुजरे हैं। फिर जो दुकानदार थे उन लोगों ने फेस किया इस हार्डशिप को, और उन्होंने भी दुकानों के किराए, बिजली के बिल, इंडस्ट्री के लिए भी मसले मसाइल थे, उन्होंने भी सैलरीज इस पीरियड की दी। और उसके अलावा जो बगैर कारोबार किए, बगैर इकोनॉमिक एक्टिविटी किए, 12% आपने मार्कअप भी दिया, कारोबार प्लस 3-4% आप नॉर्मली बैंक अपने सर्विस चार्जेस ऐड करते हैं उसके अंदर। तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। गवर्नमेंट हमारी जो है उसने अपने तौर पर कुछ मामला किए, कुछ पैकेजेस दिए, और वो बेसिकली कुछ तो अनाउंस लेट हुए, और उसके अलावा कुछ चीजें वो थी कि पैकेज में वो कुछ जो डेली वेजेस वर्कर्स के लिए कुछ इंसेंटिव दिए गए, तो 200 आप उनको दे दें, और बाकी बिजनेसेस के लिए तो कोई सच कोई एक्स्ट्रा कोई रेमेडी नहीं आई। सिवाय ये हमने एक खुशाइन बात देखी कि स्टेट बैंक ने भी अपनी एक हरदर्मी का मुजाहरा नहीं किया, और अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है
जो कि नॉर्मली 2 महीने में आती है, उन्होंने 1 महीने में थ्राइस रिवाइज की और 13.25% से कम करके पहले। इंटरेस्ट रेट का जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे, अब आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मजीद 100 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिए हैं। पहले 9% था, अब वो 8% पे हो गया है। इंडस्ट्री की डिमांड तो ज्यादा थी, आप 4 to 5% एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बतदरीज कम तो हो रहा है, अब 8% पे आ गई है। तो इस शरह सूद इंटरेस्ट रेट वाले फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक के अपने फार्मूले के तहत वो कहते थे अगर आपकी इन्फ्लेशन कम होती है तो ग्रेजुअली हम इसको नीचे करते जाएंगे। ये मैं समझता हूँ उसकी भी निगेशन हुई है। 1% जो है ये बहुत कम मार्कअप जो है रिड्यूस किया गया है, और ना ये मतलब फ्यूचर फोरकास्ट किया गया है कि जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम हो रही है, और ना ये देखा गया है कि आपकी जो इकोनॉमी के इस वक्त जो हालात हैं उसको भी सामने नहीं रखा गया। तो ये 1% मार्कअप 9 से कम करके 8 किया गया, इसने डेफिनेटली मायूस किया है। मैं समझता हूँ मिनिमम भी होता तो कम अज कम ये 2% जरूर कम होना चाहिए था। गो कि हमारी डिमांड तो थी 5%। अच्छा अंजुम साहब, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो इंटरेस्ट रेट है, उस पर बिजनेसमैन बड़े स्ट्रांग थे, यानी 13.25% जब शरह सूद थी तो बिजनेसमैन बड़ा इस पे सीख पाते, शोर भी हो रहा था कि जी कम करें इसको। अब वो कम करते करते अब नीचे भी आ गई है, मजीद भी अब नीचे आ रही है। आप लोगों की तरफ से अब है कि इसको 4 से 5% पे लेकर आया जाए, ये क्यों कि 4 to 5% क्यों हम लोग इंटरेस्ट रेट इतना नीचे क्यों लेकर आ जाए? अच्छा देखिए जी, हमने क्योंकि दुनिया में रहना है, आइसोलेशन में नहीं रहना है और दुनिया से कम्पीट करना है। अगर हमारे रीजन में फॉर एग्जांपल जो हमारे इमीडिएट कंपेटिटर्स हैं और इस रीजन के लोग हैं और वही कमोडिटी जो पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है वही दीगर ममालिक में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, यहाँ तो मार्कअप पे वो 4 से 5% है, बल्कि 4 से 4.5% है। 5% भी गलत होगा कहना। तो हमारे यहाँ अगर 9% कायदर होगा और उनके यहाँ आधा होगा हमसे, तो डेफिनेटली एक कारोबार करने में, कम्पीट करने में दिक्कत होगी। और अब क्योंकि इन्फ्लेशन काफी नीचे आ चुकी है और स्टेट बैंक ने भी रियलाइज किया और थ्राइस अपनी रिवायती पॉलिसी पर से हटकर उन्होंने मार्कअप को जो रिड्यूस किया था, तो मैं समझता हूँ कि ये जो लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो अनाउंस किया गया था उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर तेल की प्राइसेस को रिवाइज किया और ड्रास्टिकली प्राइसेस नीचे आए। अच्छा यहाँ पे एक चीज है कि बतदरीज कम हो या ड्रास्टिकली कम कर दें, क्योंकि एक ये डिमांड भी आ रही है कि फिलफोर कम कर दें। स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि बतदरीज यानी कभी 100 बेसिस पॉइंट, 200 बेसिस पॉइंट इस तरह करके कम कर रहे हैं। तो इन दोनों में अप्रोचेस में क्या आपको के ख्याल में क्या बेहतर है इन दोनों अप्रोचेस में से? देखिए हम तो कहते हैं कि जितनी जल्दी नीचे आएगा उतना कारोबार करना आसान होगा और उतनी लायबिलिटीज और प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज होंगी। क्योंकि राइट आफ्टर कोरोना पीरियड भी अगर आप रीस्टार्ट भी करते हैं तो यकमुश्त आप 1 जनवरी की पोजीशन में आप नहीं आते। उस पोजीशन पे आने के लिए यू नीड मे बी 1 or 2 years, क्योंकि जितना ग्लोबली इकोनॉमी डैमेज हुई है और जितने फाइनेंशियल क्रंच से सारे गुजरे हैं, वो मैं नहीं समझता कि इमीडिएटली हर चीज रिवाइव हो जाएगी और वो प्रोडक्शन लेवल्स जो होंगे आप 80 और 100% के करीब होंगे। वी हैव टू स्टार्ट हम्बल स्टार्ट करना होगा और नए सिरे से स्टार्ट होगा। तो ग्रेजुअली जो है देखिए सारी होती है डिमांड और सप्लाई की। अब लोगों की कुव्वत खरीद जेबें जब खाली हो तो नेचुरली वो डिमांड्स खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाती है। और सिवाय खाने पीने की चीजों के एसेंशियल आइटम्स हैं जो, उसके अलावा बहुत सारी जो दीगर चीजें होती है उसमें आपको वो डिमांड फौरी तौर पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि इकोनॉमी को स्टेबल होने में, संभलने में टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि जितना जल्द मार्कअप नीचे आएगा और जितनी जल्दी हमारी जो बिजली की प्राइसेस जो है ये नीचे आएंगे और दुनिया के साथ अगर हमने कम्पीट करना है तो हमें वो रेट्स मिलने चाहिए। और हम फेडरेशन से कतई कोई डिमांड ऐसी नहीं कर रहे कि हमें सब्सिडी दी जाए। हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड की जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर सके, उनके साथ अपने जो हमारा जो ड्यू शेयर है कारोबार करने का वो हमें मिले। अच्छा यहाँ पे अब आ जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट से हर कोई देख रहा है, गवर्नमेंट की तरफ पैकेजेस मांग रहे हैं, बाकी चीजें मांग रहे हैं, रायतें मांग रहे हैं। गवर्नमेंट के पास अपने पैसे नहीं है। अब बजट की आमद है। FPCCI ट्रेडिशनली होता है कि बजट प्रपोजल आप लोग देते हैं कि सारी बजट की चीजें भी आप लोग बताते हैं, करते हैं, आप लोगों से मुशावरत भी होती है। सुपर कोरोना टैक्स की भी बात हो रही थी जो अब साइड पे हो गई। अब FBR के लिए भी चैलेंज है कि टैक्सेस इकट्ठा करना है। तो आपके जो चैम्बर है उसके प्लेटफॉर्म से क्या सजेशन गई है बजट के हवाले से? देखिए जी, बजट पे मैं समझता हूँ कि ये रिवायती बजट नहीं होगा, ये कोरोना बजट होगा। और एक
क्योंकि पूरी इकोनॉमी सप्रेस्ड माहौल पे रही है। एक तो पिछले फाइनेंशियल टारगेट वो पूरे नहीं होने लगे, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि मैं समझता पूरे ग्लोबली। आज भी एक अखबार में न्यूज थी कि GDP का तकरीबन 9.4% जो बजट डेफिसिट में पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, दुनिया इस वक्त 10 से 15% फेस कर रही है, जो कि नॉर्मली उनके यहाँ ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं थे। लेकिन क्योंकि एक अनलाइक सिचुएशन है, एक आम सिचुएशन नहीं है, तो हर मुल्क यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हम स्टिमुलस दें, पैकेजेस दें, ताकि हमारी पोस्ट कोरोना सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी सस्टेन करे, खड़ी हो जाए। उस वक्त ये खुद लड़खड़ाने आ रहे हो और उस वक्त इस काबिल हो कि अपनी सनत चलाएं, अपने कारोबार चलाएं और जॉब्स इंटैक्ट रखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी करें। तो इसीलिए मेरी यही मतलब है। अब जो जितने भी लोगों ने बजट प्रपोजल दिए हैं उसमें गवर्नमेंट को ये जरूर बराबर कराया गया है। PR के साथ भी मीटिंग हुई, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के साथ भी मीटिंग हुई। यानी अब उनको भी पैसे चाहिए और जाहिर बात है बिजनेसेस ही पैसे देते हैं, तो आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर होगा। तो उसमें यानी क्या, जब आपने बता रहे हैं FBR से, तो वहां पे क्या बातचीत क्या हो रही है? जी बातचीत, खैर पहली बात तो ये है कि उन्होंने FPCCI के जो बजट को सराहा है। और द रीजन हमने बड़ी मेहनत के साथ FPCCI ने, हमारे जो साहब सदर ज़कीर उस्मान साहब हैं वो लीड कर रहे थे इस चीज को, और इसमें फेडरेशन के जो लीडिंग बिजनेसमैन थे हैं, और जो FBR के जो फॉर्मर जो आपके मेंबर लेवल के इनकम टैक्स जो रिटायर हुए हैं, इनकम टैक्स से, सेल टैक्स से, कस्टम से, उनको रिक्वेस्ट की, उनको शामिल किया, और जो टैक्स पटिशनर्स थे उनको शामिल किया। तो एक अच्छा बहुत बड़ा जो है वो जो है ना अपना डॉक्यूमेंट्स उनको अपना FBR करवाना किया है और उनसे नेगोशिएट किया, वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब जो मेन जो बातें हैं उनमें जो कुछ बातें की गई हैं, हमने जो डिमांड की है उनमें अगर हम फॉर एग्जांपल कस्टम्स को लें, तो कस्टम में हमने कहा कि जी रॉ मटेरियल्स पर RD जो है वो रिमूव की जाए, जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है रॉ मटेरियल्स पर वो अपना रिमूव की जाए, और ताकि जो हमारी सनत को जो रॉ मटेरियल्स कम कीमत पर मिले और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम हो, ताकि हम जो बाहर से जो गुड्स पाकिस्तान में आती हैं, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो अच्छा खासा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट पिछले 18 महीनों से कोशिश कर रही है कि इसको कम से कम लेवल पर लाया जाए, नीचे लाया जाए। हो रहा है, देखिए अब तेल की कीमतें कम हो गई हैं, तो इंपोर्ट तो हमारी मेजर कंपोनेंट ऑयल था वो भी कम हो गया, फिर उसके बाद जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई है दुनिया भर की, तो हमारी भी इंपोर्ट्स तो कम हुई हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट तो बहुत तेजी से श्रिंक कर रहा है। जी डेफिनेटली श्रिंक किया, तो फर्दर इसमें गुंजाइश मौजूद है और हमें अपनी जो मुकामी सनत जो है उसको प्रमोट करना है। यानी आपका एक सजेशन है कि जो खाम माल आपका आ रहा है, खाम माल को सस्ता किया जाए, उस पर जो एडिशनल जो कस्टम ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, वो कम किया जाए ताकि सस्ता माल आए, ताकि हम उसका फायदा उठा सकें। एक तो ये सजेशन, और इसके अलावा देखिए कस्टम में बहुत सारी अपना सजेशंस हैं। ये बहुत बड़ा जो डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये FPCCI ने ये प्रोड्यूस किया और ये हम लोगों ने ये भिजवाया है। सो कहने का मकसद ये है कि एक नशिस्त में मैं शायद आपको पूरी तकरीबन जितना बजट डॉक्यूमेंट होता है उतना ही आप लोगों ने ज़रीन बनाया हुआ है और सारी डिटेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल टैक्स के हवाले से अगर मैं बात आपसे करूं तो सेल टैक्स में हमने कहा एक तो फर्दर टैक्स जो है 3% जो चार्ज कर रहे हैं इसको ना चार्ज किया जाए या इसको मिनिमाइज किया जाए अगर बड़ी मजबूरी हो। CNIC को जो वेव किया जाए, एक तो फॉरवर्ड जो है मतलब अगले साल के लिए वेव किया जाए, और एक दो पिछले साल की एक एमनेस्टी दी जाए, क्योंकि पिछले साल में जुलाई से अक्टूबर तक गवर्नमेंट ने उसको रिलैक्स किया, फिर एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ट्रेडर्स के साथ FBR का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो फिर 31 जनवरी तक वो चला। उसके बाद भी उसमें काफी भाम रहे, तो एक तो उसकी एमनेस्टी मांगी गई है, दूसरा कहा कि सेल टैक्स जो है जितने भी आप प्लांट एंड इक्विपमेंट बाहर से इम्पोर्ट करते हैं वो सेल टैक्स उस पर चार्ज ना किया जाए। सेल टैक्स अगर रिफंड्स हैं और इनकम टैक्स रिफंड्स हैं तो उन रिफंड्स को एक दूसरों के साथ एडजस्ट किया जाए। कहीं बिजनेसमैन ने देने हैं और कहीं से रिफंड लेने हैं, तो वो उसकी एक ही डिपार्टमेंट है, FBI के डिफरेंट विंग्स हैं, तो उसमें कम से कम उसको जो मतलब उसको एडजस्ट किया जा सके एक दूसरे जो अपना मदों में। इनकम टैक्स की अगर हमारे रिफंड्स हैं और सेल टैक्स में हमने देने हैं तो वो
वहां एडजस्ट हो जाएं, या अगर हमारे रिफंड्स हैं तो हमें इजाजत दी जाए कि हम अपनी कस्टम ड्यूटीज जो हैं उसके अंदर उसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि ये सारे एफबीआर के ही डिफरेंट विंग्स हैं, तो ये आसानी पैदा की जाए। उसके अलावा जो है यानी गवर्नमेंट से कोई राहत मांग रहे हैं, यानी कि इम्पेटस यानी स्टिमुलस पैकेज जिस तरह होता है, तो चैम्बर की तरफ से इंडस्ट्रीज के लिए क्या आप लोग मांग रहे हैं? क्योंकि देखें अब अप्रैल में आप देखें गाड़ियों की सेल जीरो थी, मई में भी वही हालात हैं, लार्ज स्केल हमारी इंडस्ट्री वैसे सफर कर रही है, तो वहां के लिए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे ये तो एफबीआर की टैक्सेस की डिटेल्स आ गई, इसके अलावा कुछ स्टिमुलस के लिए ताकि दोबारा से ग्रोथ आए, लोग चले, हमारा मईशत का पहिया चले, लोगों को रोजगार मिले। देखें, अगर आपका ये देखें, हर कारोबार का जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो 2-4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं हमारी इंडस्ट्री को, हमारी ट्रेड को और हमारी इकोनॉमी को। वजह ये है कि जब आपका मार्कअप ज्यादा होगा, जब 13-13.5% मार्कअप होगा, तो उस वक्त भी आपने देखा था जब कोरोना पीरियड से बिफोर कोरोना पीरियड में सारे चीख रहे थे, सारे चिल्ला रहे थे कि जी इस मार्कअप पे हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और लोगों में उतनी सख्त नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ियों के बिजनेस का आपने हवाला दिया तो वो गाड़ी की प्राइस प्लस 13.25% प्लस उसके ऊपर 4-5-6% अगर फर्दर भी लगाएं तो फिर वो आप इस काबिल नहीं रहते कि आप गुड्स जो है वो लीजिंग पे लें या किसी और मत में, या बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व करें, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, बिजली की प्राइस को कम करना है। बिजली की प्राइस हमारी बहुत ज्यादा है, दुनिया में इस रीजन में 7-8 सेंट्स पर किलोवाट है, जबकि हमारे यहाँ बिजली की जो प्राइस है वो 18 सेंट है। इतनी हाई प्राइस पे आप नहीं चल सकते। ये अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को एट पार कर देंगे विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आसानी हो जाएगी कारोबार करने में और लोगों की परचेजिंग पावर भी इससे बेहतर हो जाएगी और चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला है कि इकोनॉमी को ड्राइव करना। एक दफा तो आपकी सप्रेस्ड इकोनॉमी, इसको किस तरह ड्राइव करना है, इसमें रिलैक्सेशन देने की जरूरत है। एसएमई सेक्टर्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा कर्जे दिए जाए और जितना मार्कअप कम होगा, एसएमई हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, इंपोर्टर्स हो, एक्सपोर्टर्स हो, ये सबको हर्ट करता है। तो ये एड्रेस होना ये बहुत जरूरी है। और हम ये नहीं कह रहे कि हमें दुनिया से कम करते, हम कह रहे हैं हमें दुनिया के पार कर दें, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आपने पहले भी बात की। अच्छा अंजुम साहब, आप सदर हैं एफपीसीसीआई के, तमाम बॉडीज को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तमाम लोगों से आपकी बातचीत भी होती है। आपके अपने ख्याल में क्या हमारी इकोनॉमी में, हमारे बिजनेस में इतनी रेजिलियंस है कि ये जो कोविड का है, कोरोना का जो शॉक है, उसको एब्जॉर्ब करें और वापस स्प्रिंग रिएक्शन के तौर पर वापस आए? इतनी रेजिलियंस आपको नजर आ रही है अपनी इंडस्ट्री में और पाकिस्तान में? देखिए जी, इतनी जल्दी तो ये सब कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको शारतन कहा कि ये चीजों को रिवाइव होने में और पुरानी पोजीशन में आने में टाइम लगेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि ये जितना एक डैमेज हो चुका है, ये इसको मतलब है इस इंजरी को इतनी जल्दी इसको जो ये जो है अपना दुरुस्त नहीं हो सकती। इट विल टेक सम टाइम और दुनिया की डायनामिक्स जो है वो काफी बदलेंगे। दुनिया की जो थी ऑलरेडी, आपकी जो जीडीपी थी वो 93 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, अब उससे भी सप्रेस होना है। बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी नई जिद्दतें भी आनी है और बहुत सारे जो नए इश्यूज भी आने। और ये कोरोना पीरियड, ये जो इमीडिएटली अगर कारोबार और सारी चीजें रिवाइव होती हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि सारी चीजें फौरी तौर पर उसी तरीके से चलनी शुरू हो जाएंगी। उसकी रीजन बहुत सारे फंडामेंटल्स भी चेंज होंगे दुनिया के, और अब जो नए डायनेमिक्स आएंगे उनके साथ चलना होगा। और यकीनन आपकी जो जीडीपी है ये सप्रेस होगी। अब ये 5% होती है, 7 होती है, 10 होती है, ये जब सप्रेस होगी तो डेफिनेटली वो हिट करेगी आपकी जॉब्स को भी। तो हम यही कह रहे हैं, रिक्वेस्ट यही है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर लेवल एक सर्टेन लेवल पर होगी और इंटरनेशनल लेवल पर होगी तो फिर तो हम अपना कुछ ना कुछ ड्यू शेयर लेने की कोशिश कर पाएंगे। अदरवाइज ये नहीं होगा तो फिर मजबूरी यही होगी कि आपके ट्रेड डेफिसिट बढ़ेंगे, आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी, एक्सपोर्ट्स कम होंगी। तो हमने क्योंकि कम्पीट करना है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारी इनपुट कॉस्ट जो है वो एक सर्टेन लेवल पर आएगी तो हम कम्पीट कर सकेंगे। अपने बजट से हवाले से बात की, मैंने सेल टैक्स के हवाले से कुछ बातें की, कस्टम के हवाले से आपसे कुछ रिक्वेस्ट की थी। इस तरह इनकम टैक्स में भी हमने यही कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है 29% है और उसमें अगर फर्दर WWF 2% है और WWP जो है
वो 5% है, तो ये मोरलेस आपको 29.6 आपको 7 जो ये 36% के करीब बनता है। इस वक्त जो दुनिया में और हमारे रीजन में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 20 से 25% है। तो ये रिक्वेस्ट की है कि इसको भी आप लो डाउन करें और इसको 25% पे लाएं। और इस वक्त तो एक और भी एक सिचुएशन एक नई डेवलप हो रही है कि चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। अब चाइनीज जो है वो जो इंडस्ट्री बंद हो रही है वो मल्टीनेशनल कंपनीज है, दे वांट टू पॉलिटिकली भी मेरे ख्याल में कुछ चीजें ड्रिवन होंगी और वो चाइना से वहां से वो शिफ्ट करके वो दूसरे मुल्कों में जाना चाह रहे हैं। दूसरी डेस्टिनेशन में एक तो वियतनाम है, देन इंडिया इज आल्सो देयर और चंद ममालिक होंगे। इंडिया ने इतनी लुक्रेटिव पॉलिसीज अब उनको दे रहा है कि तो 1000 के करीब मल्टीनेशनल कंपनी वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना एंड दे वांट टू कम टू इंडिया। वो कह रहे हैं कि हमसे 15% पे टैक्स रेट पे आप जो है इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट करें। हम आपको सीपैक हमारे साथ हो रहे हैं, पाकिस्तान भी इंडस्ट्रियल जोन बना रहा है, तो पाकिस्तान के लिए भी एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि उनको इधर लेकर आए, पॉलिटिकली भी एंगेज करें ताकि पाकिस्तान में वो इंडस्ट्रीज आए। जी बात बिल्कुल बचा है। मैंने वही आपसे अर्ज किया कि दुनिया में डायनेमिक्स इतनी तेजी से बदल रहे हैं, कुछ तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ जो है वो पॉलिटिकल ग्राउंड पर भी वो शिफ्टिंग और ये सारे मामला हो रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि मैक्सिमम जो है वो जो है ना एफडीए जो करें, अट्रैक्ट करें अपनी पॉलिसीज है। देखिए एफडीए पाकिस्तान में जब कामयाब होगा जब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मेरे ख्याल में बहुत सारा काम हो चुका है और चले मजीद भी कुछ काम करने की जरूरत है। बहुत सारे आपके एसएसडीज बन गए, बिजली की शॉर्टेज वगैरह ये चीजें कम हो गई है। अब जो प्रॉब्लम है इस वक्त है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का। अगर हमारी कॉस्ट ठीक हो जाती है तो भी कंपैरेटिवली हमारी कम सैलरीज है यहाँ, इस पे काम हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इनपुट कॉस्ट जितने भी जो मैटर करती हैं चीजें, जिसमें आपका मार्कअप है, बिजली की प्राइस है, गैस की प्राइसेस है, अगर ये सारी चीजें दुरुस्त होंगी तो यकीनन इस मुल्क में इंडस्ट्री भी लगेगी और फर्दर इंशाल्लाह जॉब्स क्रिएशन भी होगी। पर आने वाला जो वक्त है वो चैलेंजिंग है और डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद भी है कि रेजिलियंस हमारी इकोनॉमी में है। अंजुम निसार साहब ने जो मेन बात की है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और कॉस्ट बिजनेस वो अगर कम कर दिया जाए तो पाकिस्तान इस काबिल है, हमारी इंडस्ट्री इस काबिल है कि कम बैक कर सके। ये तो था आज का प्रोग्राम इनसाइट। कल मजीद मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।